नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम संसदीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं और भारत तथा ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्थाओं में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, इसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ब्रिटेन जो है वो संसदीय व्यवस्था की जननी के नाम से जाना जाता है। संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ ब्रिटेन से ही हुआ था और ब्रिटेन में क्योंकि भारत ब्रिटेन के अधीन रहा था लगभग 190 वर्ष, मतलब लगभग 200 वर्षों के लगभग भारत ब्रिटेन के अधीन रहा। और संसदीय व्यवस्था जब जैसे स्वतंत्र हुआ तो भारत ने भी संसदीय व्यवस्था को ही अपना लिया। तो सबसे पहले ये देखें कि भारत की संसदीय व्यवस्था और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था कैसी है वो तो हम बाद में देखेंगे ही, लेकिन उसके पहले ये जान लें कि संसदीय व्यवस्था है क्या। अ, सबसे पहली जो विशेषता है, अगर एक लाइन में एक वाक्य में अगर आपसे कोई पूछे कि संसदीय व्यवस्था क्या है तो आप ये कहेंगे कि जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है उसी को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। तो ये सिर्फ एक लाइन में है, पर उसको अगर समझाया जाए कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध कैसे होता है, तो उसमें ये है कि जो व्यवस्थापिका के सदस्य हैं उन्हीं में से कार्यपालिका के सदस्यों को चुना जाता है। और जब वो कार्यपालिका के सदस्य बन जाते हैं तो उसके बाद उनको उनके लिए ये जरूरी नहीं होता कि वो व्यवस्थापिका की सदस्यता छोड़ दे, बल्कि ये जरूरी होता है कि अगर किसी सदस्य को कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति है जिसको कि व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं है और कार्यपालिका में ले लिया गया है, तो उसको 6 महीने का समय दिया जाता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसको व्यवस्थापिका का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अगर वो व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं बन पाता तो फिर उसको कार्यपालिका की सदस्यता भी छोड़नी पड़ती है। तो भारत और ब्रिटेन में यही व्यवस्था है कि जो निम्न सदन है उसी में से मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। भारत में तो खैर उच्च सदन से भी प्रधानमंत्री को लिया जा सकता है। ब्रिटेन में अब ये परंपरा विकसित हो गई है कि सिर्फ निम्न सदन का ही व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। पर मंत्री जो है वो भी दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लिए हुए होते हैं तो ही वो मंत्री बन सकते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री को पसंद आ जाता है जो कि दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर उसकी सदस्यता ग्रहण करनी होती है। और उसके बाद ही वो फिर कार्यपालिका में बना रह सकता है। नहीं तो 6 महीने तक तो रह सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अगर वो सदस्य नहीं बन पाता है तो फिर उसको त्याग पत्र देना होता है। तो ये जो है घनिष्ठ संबंध है। और दूसरी बात ये कि बहुमत दल का नेतृत्व करती है कार्यपालिका, तो व्यवस्थापिका वही करती है जो कार्यपालिका उससे करवाती है। तो इस दृष्टि से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। फिर दूसरी जो विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था की वो होती है संसद की सर्वोच्चता, जिसको अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहा जाता है और उसी के नाम से संसदीय व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। तो पार्लियामेंट या संसद जो है, या उसको व्यवस्थापिका भी आप कह सकते हैं, वो सर्वोच्च होती है। लेकिन यहाँ हम भारत और ब्रिटेन की जब तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत की संसद उतनी सर्वोच्च नहीं है जितनी की ब्रिटेन की संसद है। या भारत की संसद उस अर्थ में संप्रभु नहीं है जिस अर्थ में ब्रिटेन की संसद है। लेकिन ये एक विशेषता तो है कि संसद जो है वो सर्वोच्च होती है, वही सब कुछ कर सकती है। वो कानून बना सकती है, अपने पुराने कानूनों को रद्द भी कर सकती है और कानून में या संविधान में संशोधन भी कर सकती है। तो ये अंतिम सत्ता संसद के पास ही होती है। अब भारत और ब्रिटेन में क्या अंतर है उसकी चर्चा आगे इसी वीडियो में आगे करेंगे। कि तीसरी जो विशेषता है
कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का कार्यकाल अनिश्चित होता है। कि जैसे एक समय तो तय होता है कि 5 वर्ष के लिए चुनाव होते हैं, लेकिन अनिश्चित इस अर्थ में होता है कि समय से पूर्व कार्यपालिका चाहे तो व्यवस्थापिका का जो प्रथम सदन है उसको भंग कर सकती है, और ऐसा वो तभी करती है जब कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता। और उसी तरह से कार्यपालिका भी, जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वो अपने विश्वास पर्यंत ही, मतलब जो प्रथम सदन है उसमें विश्वास पर्यंत ही वो अपने पद पर रहते हैं, और जैसे ही उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो उनको त्याग पत्र देना होता है। मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पूरे उसी को, अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया उनके खिलाफ तो फिर उनको त्याग पत्र देना होता है। तो इस अर्थ में उनका कार्यकाल अनिश्चित होता है, और वैसे तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। फिर तो ये जो तीसरी चौथी विशेषता है, दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। जहाँ अध्यक्षीय व्यवस्था होती है वहां एक ही कार्यपालिका होती है, वही वास्तविक और वही नाम मात्र की औपचारिक। लेकिन संसदीय व्यवस्थाओं में कार्यपालिका दोहरी होती है। एक तो वास्तविक कार्यपालिका होती है जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं, और दूसरी औपचारिक होती है। यानी कि अ, जो जैसे भारत में राष्ट्रपति है और ब्रिटेन में सम्राट है, तो वो अ, राज्य करते हैं, शासन नहीं करते। उनके नाम से सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन वो वास्तव में शासन, जो निर्णय है वो वास्तव में वो नहीं लेते हैं। वास्तव में काम जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। तो दोहरी कार्यपालिका होती है। फिर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी यहाँ पाया जाता है। यानी जैसे स्विट्जरलैंड में संसदीय और अध्यक्षीय दोनों का मिश्रण है ना, तो वहां स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि 7 सदस्यीय कार्यपालिका है और सातों का उत्तरदायित्व अलग अलग है, तो वो बहुल कार्यपालिका कही जाती है। लेकिन भारत में भले 70 भी मंत्री होंगे, लेकिन उसको बहुल कार्यपालिका नहीं कहते, क्योंकि वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी। ब्रिटेन में भी भले मंत्रियों की संख्या कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन वहां पर जो उत्तरदायित्व है वो सामूहिक है, तो वो कार्यपालिका एक यूनिट की तरह काम करती है, एक इकाई की तरह काम करती है। और अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल विघटित हो जाता है। और वैसे ये कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि कुछ मंत्रियों की अगर आलोचना होती है तो उनसे त्यागपत्र दिलवा लेते हैं और पूरे मंत्रिमंडल को बचा लिया जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन वैसे अगर एक की आलोचना है ना, पूरे मंत्रिमंडल की आलोचना मानी जाती है, और हो सकता है कि फिर पूरे मंत्रिमंडल को ही त्यागपत्र देना पड़ जाए। इसलिए प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं कि वो उन मंत्रियों से जिनके विरुद्ध निंदा ज्यादा हो रही है, उनकी बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है, तो उनसे त्यागपत्र ले लेते हैं। अब भारत और ब्रिटेन की जो संसदीय पद्धतियां हैं, देखने में तो भारत में भी संसदीय पद्धति है, आप कहेंगे ब्रिटेन में भी है। काफी कुछ समानताएं भी दिखाई देती हैं, लेकिन आ, समानताओं के साथ साथ बहुत सारे अंतर भी हैं। तो पहले हम देख लें कि दोनों ही पद्धतियों में क्या क्या समानता है। पहला है दोहरी कार्यपालिका। भारत में भी दोहरी कार्यपालिका है, ब्रिटेन में भी। भारत में जो वास्तविक प्रधान है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, और औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति है। ब्रिटेन में वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, औपचारिक प्रधान सम्राट है। फिर मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत भारत में भी पाया जाता है और ब्रिटेन में भी उसी तरह से, कि सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से भी प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी हैं, और सामूहिक रूप से भी, मतलब जो जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों का सदन है उसके प्रति। फिर दोनों ही
देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। उच्च सदन जो है वो भारत में जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ब्रिटेन में वो उच्च सदन जो है वो जो देश के धनी वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करता है, और वंशानुगत या फिर नाम नाम निर्देशित सदस्य उसमें होते हैं। फिर अगली जो समानता है वो ये है कि जो प्रथम सदन है उसका कार्यकाल निश्चित है, 5 वर्ष है। मतलब ऑन पेपर्स 5 वर्ष है, लेकिन समय से पूर्व भी दोनों के ही प्रथम सदन भंग हो सकते हैं। फिर दोनों ही देशों में उच्च सदन और या द्वितीय सदन जो है वो स्थायी है। ब्रिटेन में लॉर्ड सभा और भारत में राज्यसभा। विधेयकों को कानून बनाने के लिए दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी है, भारत में भी और ब्रिटेन में भी। और उसके साथ साथ शासनाध्यक्ष जो औपचारिक अध्यक्ष है उसके हस्ताक्षर भी आवश्यक हैं। उसके बिना वो कानून नहीं बन सकता। वित्तीय मामलों में दोनों ही देशों में जो द्वितीय सदन है वो निर्बल है। भारत में 14 दिन तक राज्यसभा रोक सकती है, ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो 1 माह तक रोक सकती, 30 दिनों तक। और पहले पहले जो वित्त विधेयक है वो प्रथम सदन में ही पेश होता है, भारत में भी और ब्रिटेन में भी। तो वित्तीय मामलों में जो है प्रथम सदन ज्यादा शक्तिशाली है, द्वितीय सदन उतना शक्तिशाली नहीं है। फिर निर्वाचन पद्धति भी समान है। प्रथम सदन का जो निर्वाचन होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाई जाती है ब्रिटेन में भी और भारत में भी। यानी कि चाहे जितने उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं और जिसको निर्वाचकों का बहुमत नहीं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो विजयी घोषित हो जाता है। भले निर्वाचकों का बहुमत न भी मिले, भले उसको 10-15% सीट वोट भी मिल जाए, लेकिन अगर उसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उसमें, तो फिर वो विजयी घोषित हो जाता है। और ये एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों पर ही अपनाई जाती है ये पद्धति। तो भारत में भी यही पद्धति है और ब्रिटेन में भी यही पद्धति है। तो ये तो समानताएं थी, काफी समानताएं दिखाई दे रही है, लेकिन अंतर और कम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अंतर, जो औपचारिक अध्यक्ष की स्थिति है उस दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। भारत में जो औपचारिक अध्यक्ष है उसका निर्वाचन होता है 5 वर्ष के लिए, और निर्वाचित होने के कारण उसके पास कुछ शक्तियां तो होती हैं। यानी उसका जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष रीति से होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। और उसके निर्वाचन में राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और दूसरी बात, ये जो निर्वाचन पद्धति है ब्रिटेन में जो है वो निर्वाचित नहीं होता, वो वंशानुगत होता है। और एक बार वो बन जाने के बाद जीवन पर्यंत वो अपने पद पर बना रहता है। तो वहां हर 5 वर्ष में औपचारिक अध्यक्ष बदलते नहीं है। तो इस दृष्टि से उनके पास अनुभव पर्याप्त होता है। लेकिन ब्रिटेन में परंपराएं ऐसी हैं कि जो उनकी वास्तविक स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है भारत के राष्ट्रपति की तुलना में। तो वो अंतर क्या है कि जैसे दोनों सदनों द्वारा विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, तो भारत का राष्ट्रपति के पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो अपने पास ही उसको रख ले, उसको भेजे ही ना, पुनर्विचार के लिए भी ना भेजे। ऐसा भारत के इतिहास में एक बार हो चुका है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाक विधेयक को अपने पास रख लिया था, और अगर वो वापस भेज देते पुनर्विचार के लिए तो दूसरी बार तो निश्चित रूप से पास हो ही जाता, और फिर राष्ट्रपति को दूसरी बार आने पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। लेकिन उनको पता था कि राजीव गांधी की सरकार को 75% से ज्यादा समर्थन उसके पास था लोकसभा में, तो वो तो आसानी से उसको पास करवा ही लेती।
लेकिन वो उस विधेयक को पास होने देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं भेजा। और सरकार ने भी उस तब तक जनमत का रुख देख लिया था, तो इसलिए उन्होंने भी राष्ट्रपति से आग्रह नहीं किया कि आप इसको वापस भेजिए, और इस तरह से वो विधेयक पास नहीं हो सका। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति तो है कि वो अगर चाहे तो किसी विधेयक को अपने पास रख ले और उसको पास होने ही ना दे, या चाहे तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, और दूसरी बार अगर फिर से पास हो जाता है संसद में तो फिर उसको हस्ताक्षर करने ही होते हैं। दोनों सदनों में फिर से पास अगर हो जाता है, साधारण विधेयक है तो फिर उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। और अगर दोनों सदनों में अगर मतभेद है तो फिर संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था भी की जाती है साधारण विधेयक के मामले में। लेकिन अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो उस पर संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर दोनों सदनों में पास हो जाता है संविधान संशोधन विधेयक तो पहले राष्ट्रपति उसको एक बार 42nd अमेंडमेंट के पहले राष्ट्रपति उसको एक बार फिर से पुनर्विचार के लिए भेज सकते थे, लेकिन अब राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर पहली बार में हस्ताक्षर करने होते। लेकिन जो ब्रिटेन की व्यवस्था है वहां पर 1714 के बाद वहां के सम्राट ने अपनी वापस भेजने वाली जो शक्ति है उसका प्रयोग ही नहीं किया कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। और उस समय भी संसद के कहने पर ही इसका प्रयोग किया गया था, उसके बाद तो इसका प्रयोग किया ही नहीं गया। और अब ये प्रथा वहां पर सुस्थापित हो चुकी है कि सम्राट पहली बार में हस्ताक्षर कर देते हैं, और इसलिए ये कहावत भी प्रचलित हो गई है कि संसद अगर सम्राट का मृत्यु पत्र भी साइन करके भेज देती है, पास करके भेज देती है, तो उसको साइन करने होंगे। हालांकि संसद ऐसा करेगी नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है प्रतीकात्मक रूप में कि वहां का सम्राट जो है वो इतना शक्तिहीन हो चुका है कि उसके द्वारा जो अपनी जो ये वीटो पावर है उसका प्रयोग करना बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। तो वहां पर प्रथाओं का इतना ज्यादा महत्व है, और कोई लिखित कानून नहीं है। वहां का अधिकांश भाग संविधान का अलिखित है ना, तो परंपराएं हैं, और वहां के लोग परंपरा प्रिय हैं। वो किसी भी परंपरा को तब तक नहीं समाप्त करते जब तक कि वो उनके विकास के मार्ग में बाधाएं उपस्थित न करने। अब द्वितीय सदन की जो स्थिति है उस दृष्टि से भी बहुत ज्यादा अंतर है भारत और ब्रिटेन के तृतीय सदन। ब्रिटेन का जो द्वितीय सदन है वो पूरी तरह से मनोनीत सदस्यों का सदन है, और अब वहां पर ये होने लगा है कि वंशानुगत सदस्यता अब समाप्त हो रही है। अब वंशानुगत तो नहीं होते हैं, लेकिन आजीवन लॉर्ड्स तो होते हैं। तो निर्वाचित सदस्य तो वहां अभी भी नहीं होते। और लॉर्ड सभा की जो स्थिति है वो भी काफी कमजोर है इस दृष्टि से कि वो सिर्फ साधारण विधेयक को 1 वर्ष तक रोक सकती है, और वित्तीय विधेयक को 30 दिन तक रोक सकती है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। भारत की जो राज्यसभा है वो इस दृष्टि से कुछ शक्तियां भी रखती है, और उसकी जो स्थिति है थोड़ी अलग है। स्थायी तो दोनों ही सदन है, लेकिन भारत में राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। तो 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और फिर उनका चुनाव होता है। तो एक सदस्य जो है वो 6 वर्ष तक अपना कार्य कर सकता है। और यहाँ पर कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, लेकिन सिर्फ 12 होते हैं, और उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है, या किसी भी निर्वाचन में उनको भाग लेने का अधिकार नहीं है। बाकी वो राज्यसभा में बाकी चुनाव उसमें निर्वाचन में जो भी वोटिंग होती है उसमें भाग ले सकते हैं, कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं। फिर जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि संघात्मक व्यवस्था में तो हर राज्य को समान प्रतिनिधित्व है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बड़े राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और छोटे राज्यों को कम। लेकिन फिर भी ये जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और इस दृष्टि से उसको कुछ विशेष शक्तियां भी प्राप्त हैं जो कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को प्राप्त नहीं है। कौन सी शक्तियां हैं? कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। फिर भारत की जो राज्यसभा है वो 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को महत्वपूर्ण घोषित कर सकती है, और तब संसद उस पर कानून बना सकती है। तो ये कुछ शक्तियां हैं जो कि भारत की राज्यसभा को प्राप्त है और लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है। हालांकि वो जो कानून है वो
दो या दो से अधिक राज्य भी मांग कर सकते हैं कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाए, और राज्यसभा भी दो तिहाई बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, तो राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, तो फिर संसद उस पर कानून बना सकती है। पर ये कुछ समय के लिए ही वो कानून बनाए जाते हैं, लेकिन बनाए तो जा सकते हैं ना। और राज्य सूची के विषय पर वैसे राज्यों की विधानसभाएं कानून बनाती है, लेकिन अगर राज्यसभा घोषित कर देती है किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का, तो फिर संसद उस पर कानून बना सकती है। तो ये शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। फिर संविधान संशोधन के मामले में आ, ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संविधान संशोधन विधेयक को या साधारण विधेयक को, वहां पर कोई अंतर ही नहीं है ना, संविधान संशोधन विधेयक को या साधारण विधेयक को, उसको वो 1 वर्ष तक ही रोक सकती है। लेकिन जो भारत की राज्यसभा है, उसको संविधान संशोधन के विषय में लोकसभा के समान ही अधिकार प्राप्त है। अगर कोई विधेयक राज्यसभा, संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है, तो फिर वो संविधान संशोधन बन ही नहीं सकता। तो इस दृष्टि से संविधान संशोधन के विषय में राज्यसभा की जो शक्ति है वो लोकसभा के समान ही है, और उसमें संयुक्त अधिवेशन की भी कोई व्यवस्था नहीं। तो ऐसा हो कि भाई राज्यसभा के सदस्य कम है, संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के साथ बात मान ली जाए, ऐसा भी नहीं है। तो आज तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, अगर राज्यसभा ने उनको स्वीकार किया है तभी वो बन पाए हैं। राज्यसभा ने अगर अस्वीकार नहीं किया तो फिर वो वहीं गिर जाते हैं, फिर वो आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये इस दृष्टि से राज्यसभा जो है ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से काफी शक्तिशाली है। फिर प्रधानमंत्री भी राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, और ब्रिटेन में लॉर्ड सेलिसबरी के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स से प्रधानमंत्री नहीं लिया गया, और वहां ये परंपरा विकसित हो चुकी है कि जो प्रधानमंत्री है वो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर ही होना चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। तो अब तीसरी जो सबसे बड़ा अंतर है भारत और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में, वो है संसदीय संप्रभुता या संसदीय सर्वोच्चता, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। संसदीय संप्रभुता की जो धारणा है वो ब्रिटेन से ही आई है। डायसी ने उसकी व्याख्या की है, और उनका ये कहना है कि ब्रिटेन की संसद कोई भी कानून बना सकती है, किसी भी कानून से वो बाध्य नहीं है। पुरानी संसदों ने जो कानून बनाया है उसको पूरी तरह से रद्द कर सकती है। आगे आने वाली संसद भी को भी वो बाध्य नहीं कर सकती कि वो इस कानून को अपनाए ही, मतलब वो चाहे जो कर सकती है। और इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है, क्योंकि वो तो भगवान के हाथ में है। तो ब्रिटेन की संसद जो है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। कैसा नियंत्रण हो सकता है? न्यायपालिका का नियंत्रण हो सकता है, लेकिन वहां पर जो न्यायपालिका है उसको न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है ही नहीं। फिर लिखित संविधान का जो होता है कि संविधान में लिख दिया जाए कि भाई आपकी संविधान संशोधन की शक्ति यहीं तक सीमित है, तो ऐसा भी नहीं है। वहां का संविधान अलिखित है, और उसमें साधारण कानून की तरह ही संशोधन हो जाता है। संविधान लचीला भी है। साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर ही नहीं है। तो इसलिए ब्रिटेन की संसद तो सर्वोच्च है इस अर्थ में, सैद्धांतिक दृष्टि से। लेकिन व्यवहार में वो भी सर्वोच्च नहीं। व्यवहार में तो वो भी वही करती है जो कार्यपालिका उससे करवाती है। तो वहां तो ये कहा जाता है कि सिद्धांततः संसद सर्वोच्च है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल का अधिनायक या प्रधानमंत्री का अधिनायक। अगर प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, तो प्रधानमंत्री जो चाहता है वो कर हो जाता है, क्योंकि वो ही हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होता है, और हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत दल का नेतृत्व कर रहा होता है। तो वो जो चाहता है और प्रधान उसका मंत्रिमंडल जो चाहता है वही हो जाता है। लेकिन भारत में तो सिद्धांततः भी संसद सर्वोच्च नहीं है। यहाँ पर जो न्यायपालिका है उसके पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। हालांकि वो जो अधिकार है वो अमेरिका जैसा निरपेक्ष तो नहीं है। अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय है वो तो हर दृष्टि से कानून की व्याख्या कर सकता है कि वो संविधान के अनुकूल है या नहीं है, या प्राकृतिक न्याय के अनुकूल है या नहीं है, वो उस आधार पर भी उसको रद्द कर सकता है। लेकिन भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इस आधार पर किसी भी संसद के कानून को या संविधान संशोधन को रद्द कर सकता है कि अगर वो संविधान के अनुकूल नहीं है, तो फिर उसको वो अवैध घोषित कर सकता है।
तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। अब 24वें संविधान संशोधन के पूर्व ये था, नहीं बल्कि 16वें संविधान संशोधन के पहले ये सिद्धांत प्रचलित था कि संसद जो है वो पूरे संविधान में उसके किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए कहा कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। और उसके बाद फिर ये भी हो गया कि फिर इसके पहले मौलिक अधिकारों में संसद ने जो संशोधन किए थे वो सब भी रद्द हो जाते क्योंकि भूत प्रभावी था। तो उसके बाद संसद ने 24वां संविधान संशोधन पास किया और उसमें ये व्यवस्था कर दी गई कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और उसके बाद उसको फिर चुनौती दी गई केशवानंद भारती के केस में, और उसके बाद और भी मामले न्यायालय के समक्ष आए तो उन सब में इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन उससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब ये संविधान का मूल ढांचा है क्या, ये तो अभी भी क्लियर नहीं है। पर हाँ, ये माना जाता है कि भारत की संसदीय व्यवस्था, फिर भारत की जो संघात्मक व्यवस्था और ये सब उसके मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार है, ये सब मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। और अगर इनमें से कोई भी चीज प्रभावित हो रही है, किसी संविधान संशोधन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है, तो न्यायालय उसको अवैध घोषित कर सकता है और फिर संसद उसको परिवर्तित नहीं कर सकती। तो संसदीय संप्रभुता जो है, भारत की जो संसद है उस पर लिखित संविधान का प्रतिबंध है, उस पर न्यायिक पुनरावलोकन का प्रतिबंध है। और ब्रिटेन की जो संसद है उस पर ये सारे प्रतिबंध नहीं है। फिर भी व्यवहार में भारत की संसद भी उतनी ही संप्रभु है जितनी ब्रिटेन की संसद है। अब भारत तथा ब्रिटेन की जो संसद है उसमें ये जो असमानताएं हैं उसके पीछे कुछ कारण है। दोनों की जो परिस्थितियां हैं वो अलग हैं। पहला है, संविधान का स्वरूप अलग है। भारत का संविधान लिखित है, विस्तृत है और उस कठोर है। मतलब आंशिक रूप से लचीला है और आंशिक रूप से कठोर है। सिद्धांततः तो कठोर है और व्यवहार में लचीला है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान लिखित है और सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही दृष्टि से लचीला है। तो इसलिए दोनों की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें अंतर होना तो स्वाभाविक ही है। फिर भौगोलिक स्थिति भी, भारत जो एक विशाल देश है, यहाँ पर विभिन्न प्रांत हैं बहुत सारे, और बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से भी और भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से। ब्रिटेन छोटा सा देश है तो वहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था संभव है। भारत में संघात्मक व्यवस्था ही संभव है, लेकिन वही है कि बहुत ज्यादा विविधता है और पृथकतावादी तत्व आगे न बढ़ पाए, इसलिए हमारे जो संविधान है उसकी आत्मा एकात्मक है। तो ये एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था का जो अंतर है वो भी संसदीय व्यवस्था में अंतर के लिए जिम्मेदार है। और ये जो अंतर है उसी का परिणाम है कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है वो भी अलग है। हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान ने किया है, और उस विभाजन को अगर बदलना हो तो संविधान में संशोधन करना जरूरी है, तो जिसकी विशेष प्रक्रिया है। और ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में राज्यों को जो उनकी जो इकाइयां हैं उनको शक्तियां केंद्र सरकार ने दी हैं, तो जब चाहे वो उन शक्तियों को वापस भी ले सकता है। परंपराओं का जो विकास है, ब्रिटेन की परंपराएं अलग प्रकार की हैं, भारत की अलग है। कुछ ऐसी परंपराएं जो भारत में विकसित नहीं हो पाई है, जैसे प्रधानमंत्री की तो प्रथम सदन की सदस्यता वाली बात है, तो भारत में तो राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मनमोहन सिंह और देवेगौड़ा। तो ये तो हुआ भारत और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में
समानता और अंतर और उस अंतर को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद संसदीय व्यवस्था और भारत और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को लेकर के जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान हो गया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए विषय के साथ। धन्यवाद।